हाय एवरीवन, दिस इज अनम। वेलकम टू पीएचडी जॉब्स एंड एडमिशन। सो आज के इस वीडियो में हम यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ के पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन से रिलेटेड टॉप 20 इंपॉर्टेंट रिसर्च मेथोडोलॉजी के एमसीक्यूज देखने जा रहे हैं जो प्रीवियसली कई सारे एग्जामिनेशन में रिपीट हुए हैं क्वेश्चंस। सो उन क्वेश्चंस को आज के इस सेशन में हम स्टडी करेंगे। उसी के साथ साथ मैं आपको बता दूं कि कुछ न्यूज़ है। न्यूज़ की जो वेबसाइट थी वहां पर सीट से रिलेटेड आपकी कुछ इंफॉर्मेशन शो हो रही थी। तो मैं आपको बता दूं कि यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ ने ऑफिशियली अभी तक कोई उनकी जो इंफॉर्मेशन है उसको रिलीज नहीं करा है, और जो न्यूज़ वेबसाइट थी वो वेबसाइट आज ओपन ही नहीं हो रही है, तो उसमें कुछ एरर्स बता रहे हैं। तो बेसिकली स्टूडेंट्स, जब तक आपको ऑफिशियली वेबसाइट पर ऑफिशियल नोटिस में कुछ नजर नहीं आता तो आप उसे ऑफिशियल नहीं मान सकते हो। ठीक है, तो जब भी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर जब भी कोई इंफॉर्मेशन आती है, जब भी आपसे पीएचडी एडमिशन से रिलेटेड जो भी अपडेट आती है, हम आपको वीडियो के थ्रू बता देंगे। ठीक है, उससे पहले मैं आपको इन शॉर्ट बता दूं कि आपका जो पेपर 1 होता है रिसर्च मेथोडोलॉजी का, उस पर हम आपको कंप्लीट कोर्स प्रोवाइड कर रहे हैं विद मिनिमम प्राइस। तो उसके लिए आप स्क्रीन पर हमारा नंबर देख सकते हो, उस नंबर पर व्हाट्सएप के थ्रू आपको हमें कॉन्टैक्ट करना है, या फिर आप हमारे ऐप के थ्रू भी स्टडी मटेरियल को एक्सेस कर सकते हो। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए आज के सेशन को हम स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स बिगिन विद द टुडेज लेक्चर। सो एमसीक्यू से स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि डीयू यूनिवर्सिटी के पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन में टोटल आपको 50 एमसीक्यूज पूछा जाता है। 50 एमसीक्यूज जो होता है आपको, उसमें एक क्वेश्चन जो होता है, एक एमसीक्यूज जो होता है 4 मार्क के लिए होता है। तो उस तरीके से आपका टोटल पेपर 200 मार्क्स का होता है, जिसमें 100 मार्क्स आपका रिसर्च मेथोडोलॉजी पर बेस्ड होता है और रिमेनिंग 100 आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक होता है। तो 100 मार्क्स फॉर रिसर्च मेथोडोलॉजी आपको पूछा जाएगा। सो रिसर्च मेथोडोलॉजी के लिए मैं आपको बता दूं, यहाँ पर हम आपको कंप्लीट कोर्स प्रोवाइड कर रहे हैं, और आपको एग्जामिनेशन में भी सिर्फ एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करने के लिए मिनिमम 100 मार्क्स आपको एग्जामिनेशन में लेकर आना ही है। तो मैं आपको बता दूं, हमारे कोर्स के थ्रू आप इजीली पासिंग मार्क्स स्कोर कर सकते हो, यानी 100 में से 85 टू 90 मार्क्स तक आपको हम गारंटी के साथ कहते हैं कि आपको एग्जाम में आ सकता है। हमारा ये 90% गारंटीड कोर्स है, जिसमें जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो, हम आपको वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड करते हैं जो कि थियोरी एमसीक्यूज दोनों वीडियो लेक्चर्स है। मॉक टेस्ट है, टोटल 10 मॉक टेस्ट है। देन उसके बाद नोट्स हम आपको प्रोवाइड करते हैं, एंड 1500 प्लस रिविजन एमसीक्यूज पीडीएफ। और ये जो सारा कोर्स है आपको दोनों लैंग्वेज में देखने मिलेगा, हिंदी एज वेल एज इन इंग्लिश। तो काफी, जैसे कि मैंने आपको कहा, 90% हमारा जो कोर्स है वो हमारा जो है टेस्टेबल कोर्स है। 90% स्टूडेंट्स हमारा हर टाइम, सारे जो यूनिवर्सिटी के लिए होता है, 90% एंड अबव रिजल्ट होता है। तो याद रखना है, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है। आपके एग्जामिनेशन की भी डेट रिलीज हो चुकी है, तो आपको जल्द से जल्द हमारे कोर्स को परचेस करना है। परचेस करने के लिए स्क्रीन पर जो आपको नंबर नजर आ रहा है, उस पर व्हाट्सएप के थ्रू आपको हमें कांटेक्ट करना है, या फिर आप हमारे ऐप के थ्रू भी स्टडी मटेरियल को एक्सेस कर सकते हो, जिसके लिए लिंक मैंने आपके साथ नीचे कमेंट सेक्शन एज वेल एज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी शेयर कर रखा है। सो दैट्स इट, एंड लेट्स बिगिन विद द एमसीक्यूज। Dash refers to information that is generated to meet the specific requirements of the investigation at hand. इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि ऐसा कौन सा डेटा होता है जिसमें रिसर्चर अपने स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट को इन्वेस्टिगेट करने के लिए कोई इंफॉर्मेशन जनरेट करता है। ओके, सो उस डेटा को हम कहते हैं प्राइमरी डेटा। सो स्टूडेंट्स, अगेन इस क्वेश्चन में भी आपके लिए एक की वर्ड है विच इज वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, जनरेटेड। मीन्स यहाँ पर रिसर्चर ने इंफॉर्मेशन जनरेट किया है। तो जब भी कोई न्यू इंफॉर्मेशन रिसर्चर जनरेट करता है वो प्राइमरी डेटा के अंडर आता है। ओके, अब रिसर्च में दो टाइप के डेटा होता है, एक होता है आपका प्राइमरी डेटा एंड सेकेंड इज सेकेंडरी डेटा। प्राइमरी डेटा वो डेटा होता है जिसमें रिसर्चर खुद ही डेटा को या फिर इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं या फिर इंफॉर्मेशन जनरेट करते हैं। ओके, एंड द सेकेंडरी डेटा जो होता है वो ऑलरेडी पब्लिश डेटा होता है। ऑलरेडी पब्लिश डेटा होता है, या फिर कोई पुराने रिसर्चर ने उस पर्टिकुलर टॉपिक पर ऑलरेडी जो रिसर्च की होती है वो उस पर्टिकुलर टॉपिक पर ऑलरेडी इंफॉर्मेशन अवेलेबल होती है, उसे हम कहते हैं सेकेंडरी डेटा। सो हियर रिसर्चर ने कोई इंफॉर्मेशन जनरेट की है, कुछ न्यू इंफॉर्मेशन रिसर्चर ने खुद ही जनरेट की है, सो उसे हम कहते हैं प्राइमरी डेटा। सो हियर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, प्राइमरी डेटा। नेक्स्ट, डैश इज द प्राइमरी डेटा कलेक्शन सोर्स। इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि प्राइमरी डेटा को कलेक्ट करने के लिए कौन सा सोर्स होता है।
सो स्टूडेंट जैसा कि हमने प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व किया था उसी क्वेश्चन का एप्लीकेशन हमें इस क्वेश्चन में फाइंड आउट करना है. ओके, सो लेट्स लुक एट ऑप्शन ए. ऑप्शन ए आपको गिवन है गवर्नमेंट पब्लिकेशन. गवर्नमेंट पब्लिकेशन जो कि गवर्नमेंट का डेटा होता है और वो ऑलरेडी अवेलेबल होता है. ऐसा डेटा जो ऑलरेडी अवेलेबल हो वो सेकेंडरी डेटा के अंडर आता है, नॉट इन प्राइमरी डेटा. दैट्स व्हाई आपका यहाँ पर ऑप्शन ए इनकरेक्ट हो जाएगा. देन ऑप्शन सी बुक्स एंड जर्नल्स. बुक्स एंड जर्नल्स में भी जो भी पुराने रिसर्चर ने रिसर्च किया था पर्टिकुलर टॉपिक पर उस पर्टिकुलर टॉपिक पर ऑलरेडी इंफॉर्मेशन अवेलेबल होती है और जो बुक्स एंड जर्नल्स ये भी आपका सेकेंडरी डेटा के अंडर आएगा. दैट्स व्हाई आपका ऑप्शन सी इनकरेक्ट हो जाएगा. देन हियर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी इंटरव्यू मेथड. सो प्राइमरी डेटा को कलेक्ट करने के लिए बहुत सारे सोर्सेस होते हैं. सो वन ऑफ द सोर्सेज इंटरव्यू मेथड. सो इंटरव्यू मेथड के थ्रू रिसर्चर प्राइमरी डेटा को कलेक्ट करते हैं. अब प्राइमरी डेटा वो डेटा होता है कि जो रिसर्चर खुद ही कलेक्ट करे, उसे हम कहते हैं प्राइमरी डेटा. दैट्स व्हाई आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा. नेक्स्ट, dash is a form of direct communication in which an interviewer asks questions to the respondent in a face-to-face conversational situation. इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है ऐसा कौन सा फॉर्म ऑफ डायरेक्ट कम्युनिकेशन होता है जिसमें रिसर्चर या फिर इंटरव्यूअर रिस्पोंडेंट को डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछता है, मींस फेस टू फेस. सो उस फॉर्म ऑफ डायरेक्ट कम्युनिकेशन को हम कहते हैं पर्सनल इंटरव्यू. पर्सनल इंटरव्यू में रिसर्चर डायरेक्ट रिस्पोंडेंट से फेस टू फेस क्वेश्चंस पूछता है. दैट्स व्हाई आपका यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा. देन आपको ऑप्शन बी गिवन है टेलीफोन इंटरव्यू. टेलीफोन इंटरव्यू में आप डायरेक्ट फेस टू फेस क्वेश्चंस नहीं पूछते हो. दैट्स व्हाई आपका ऑप्शन बी इनकरेक्ट हो जाएगा. देन ऑप्शन सी ईमेल. अगेन ईमेल के थ्रू भी फेस टू फेस आप क्वेश्चन नहीं पूछ सकते. दैट्स व्हाई ऑप्शन सी भी इनकरेक्ट हो जाएगा. सो हियर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए पर्सनल इंटरव्यू. पर्सनल इंटरव्यू ऐसा इंटरव्यू होता है जिसमें रिसर्चर या फिर इंटरव्यूअर रिस्पोंडेंट को डायरेक्ट फेस टू फेस क्वेश्चंस पूछता है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. डैश इज अ सोर्स ऑफ प्राइमरी डेटा. इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि इन ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन प्राइमरी डेटा को कलेक्ट करने का सोर्स होता है. सो स्टूडेंट जैसा कि आप देख रहे हो हमने प्रीवियस क्वेश्चंस में भी प्राइमरी डेटा से रिलेटेड 2-3 क्वेश्चन सॉल्व किया था. मींस आप ये गेस कर सकते हो कि आपके पेपर में प्राइमरी डेटा से रिलेटेड 2-3 क्वेश्चन कंपलसरी आते ही है. सो यू कैन क्लियर योर कॉन्सेप्ट. प्राइमरी डेटा एंड सेकेंडरी डेटा क्या होता है, आपको इन दोनों डेटा में डिफरेंस पता होना चाहिए. ओके, सो यहाँ पर आपको ऑप्शन ए गिवन है न्यूज़पेपर्स एंड जर्नल्स. न्यूज़पेपर्स एंड जर्नल्स जिसमें ऑलरेडी इंफॉर्मेशन अवेलेबल होती है. ऐसी चीज और ऐसा सोर्स जिसमें ऑलरेडी इंफॉर्मेशन अवेलेबल होती है वो आपका सेकेंडरी डेटा के अंदर आता है, नॉट इन प्राइमरी डेटा. दैट्स व्हाई आपका यहाँ पर ऑप्शन ए और ऑप्शन बी इनकरेक्ट हो जाएगा. देन ऑप्शन सी आपको गिवन है मेमोइर्स. मेमोइर्स क्या होता है, जिसमें बायोग्राफीज प्रेजेंट हो. बायोग्राफीज अगेन जो इन्फॉर्मेशन रहती है उसी को एक्सप्लेन किया जाता है. मीन्स मेमोइर्स भी आपका सेकेंडरी डेटा के अंडर आएगा, नॉट इन प्राइमरी. दैट्स व्हाई आपका यहाँ पर ऑप्शन सी भी इनकरेक्ट हो गया. सो हियर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी क्वेश्चनर्स. क्वेश्चनर्स जिसके थ्रू आप रिस्पोंडेंट से क्वेश्चंस पूछकर इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हो, विच कम्स अंडर प्राइमरी डेटा. दैट्स व्हाई आपका यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी क्वेश्चनर्स. सो स्टूडेंट्स, टाइप 2 एरर अकर्स व्हेन. सो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि टाइप 2 एरर कब होता है. सो अगेन हम इस क्वेश्चन को इस टेबल के हेल्प से सॉल्व करेंगे. सो हियर ऑप्शंस की तरफ हम चलते हैं. फर्स्ट ऑप्शन इज द नल इज ट्रू बट वी रिजेक्ट इट. सो हम टेबल में देखेंगे जब नल हाइपोथेसिस ट्रू है, ओके, मीन्स आपको यहाँ पर फर्स्ट रो में देखना है. जब नल हाइपोथेसिस ट्रू है और हमने इसको रिजेक्ट कर लिया तो ये कौन से टाइप का एरर होगा, टाइप 1 एरर होगा ये. ओके, ये टाइप 2 एरर नहीं होगा. दैट्स व्हाई हियर ऑप्शन इज इनकरेक्ट. देन ऑप्शन बी द नल इज फॉल्स एंड वी रिजेक्ट इट. ओके, सो मीन्स आपको यहाँ पर अभी इस टेबल में सेकेंड रो में देखना है. सो नल हाइपोथेसिस आपकी फॉल्स है और आपने उसको रिजेक्ट कर लिया. फॉल्स है और आपने उसको रिजेक्ट कर लिया, मीन्स आपका जो डिसीजन है वो करेक्ट है. मीन्स ऑप्शन बी में कोई एरर ही नहीं है. दैट्स व्हाई हियर ऑप्शन बी इज अगेन इनकरेक्ट. देन ऑप्शन सी द नल इज ट्रू एंड वी एक्सेप्ट इट. सो अगेन आपको यहाँ पर टेबल में देखना है और यहाँ पर आप फर्स्ट रो में देखेंगे जब आपकी नल हाइपोथेसिस ट्रू है और आप उस नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट कर ले रहे हो, दैट मीन्स आपका जो डिसीजन है ये करेक्ट डिसीजन है. अगेन ऑप्शन सी में कोई एरर नहीं है. दैट्स व्हाई हियर ऑप्शन सी इज इनकरेक्ट. देन ऑप्शन डी द नल इज फॉल्स बट वी एक्सेप्ट इट. क्या हो रहा है यहाँ पर,
नल हाइपोथेसिस फॉल्स है फिर भी आप उसको एक्सेप्ट कर ले रहे हो, जब नल हाइपोथेसिस फॉल्स होती है और आप उसको एक्सेप्ट कर लेते हो तो उसे हम कहते हैं टाइप 2 एरर. So yes, type 2 error occurs when null hypothesis is false and we accept it. So here option D is the right answer. null hypothesis false होती है, null hypothesis गलत होती है, फिर भी हम उसको accept कर ले रहे हैं, so that is known as type 2 error. So here option D is the right answer. Moving on to the next question. Stratified sample is used when the population is. इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग मेथड आप कब यूज करते हो. सो स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग मेथड आप तब यूज करते हो जब आपकी पॉपुलेशन हेट्रोजीनियस हो. अब होमोजीनियस पॉपुलेशन जैसे हमने देखा था, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग मेथड में और सिस्टमैटिक सैम्पलिंग मेथड और नेक्स्ट इज क्लस्टर सैम्पलिंग मेथड. ओके, सो आप सिंपल रैंडम सैम्पलिंग मेथड, सिस्टमैटिक रैंडम सैम्पलिंग मेथड एंड क्लस्टर सैम्पलिंग मेथड आप तब यूज करते हो जब आपकी पॉपुलेशन होमोजीनियस हो. ओके, और वेरी लार्ज पॉपुलेशन आप जनरली क्लस्टर सैम्पलिंग मेथड में यूज करते हो. सो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए और सी इनकरेक्ट हो जाएगा बिकॉज आप स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग मेथड तब यूज करते हो जब आपकी पॉपुलेशन हेट्रोजीनियस हो. सो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, heterogeneous population. Next question. The essential qualities of researcher are. इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि रिसर्चर्स की क्वालिटीज क्या होती है. तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए गिवन है, स्पिरिट ऑफ फ्री इंक्वायरी. स्पिरिट ऑफ फ्री इंक्वायरी इज ऑल्सो नोन एज क्यूरियोसिटी. सो स्टूडेंट्स रिमेंबर, क्योंकि जैसा हमने देखा था फंडामेंटल रिसर्च में रिसर्चर क्यूरियस रहते हैं, उनको हर एक चीज जानना रहता है कि ये पर्टिकुलर फेनोमेना ऐसे क्यों बिहेव कर रहा है. ओके, सो रिसर्चर अपने रिसर्च में क्यूरियस होते हैं, दैट्स व्हाई यहाँ पर आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, स्पिरिट ऑफ फ्री इंक्वायरी. देन यहाँ पर आपका ऑप्शन बी गिवन है, रिलायंस ऑन ऑब्जर्वेशंस एंड एविडेंस. यहाँ पर आपका ऑप्शन बी भी करेक्ट हो जाएगा. और दिस इज नोन एज स्टूडेंट्स ऑब्जेक्टिविटी. ऑब्जेक्टिविटी ये एक रिसर्च का कैरेक्टरिस्टिक भी होता है, जहां पर रिसर्चर को अपने ऑब्जर्वेशंस और एविडेंस पर भरोसा होना चाहिए, तभी रिसर्चर रिसर्च कर पाएंगे. सो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी भी करेक्ट हो जाएगा. देन ऑप्शन सी आपको गिवन है, सिस्टमैटाइजेशन और थ्योराइजिंग ऑफ नॉलेज. सो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी भी करेक्ट हो जाएगा. सिस्टमैटाइजेशन मींस स्टेप्स, एक प्रॉपर स्टेप्स, एक प्रॉपर स्ट्रक्चर. जब भी रिसर्चर रिसर्च परफॉर्म करते हैं सो रिसर्चर अपने रिसर्च को एक सिस्टमैटिक वे में परफॉर्म करते हैं, कुछ स्टेप में कुछ स्ट्रक्चर फॉलो कर रिसर्च को परफॉर्म करते हैं. दैट्स व्हाई यहाँ पर आपका ऑप्शन सी भी करेक्ट हो जाएगा. देन हियर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, ऑल द अबव, बिकॉज ऑल द थ्री ऑप्शंस आर करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन. When research report dash is used to acknowledge indebtedness. इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि जब रिसर्चर अपने रिसर्च में रिसर्च रिपोर्ट लिखते हैं तो अपने रिसर्च रिपोर्ट में जब लोगों को थैंक्स करते हैं और या फिर यू कैन से किसी के टूवर्ड्स किसी के प्रति थैंकफुल है रिसर्चर, तो वो अपने रिसर्च में उनका नेम प्रॉपर मेंशन करते हैं. सो वो किस सेक्शन में उनका नेम प्रॉपर मेंशन करते हैं ये हमें फाइंड आउट करना है. ओके, सो यहाँ पर आपको ऑप्शन ए गिवन है, बिब्लियोग्राफी. बिब्लियोग्राफी क्या होता है, जहाँ पर रिसर्चर जिन भी पुराने रिसर्चर का इंफॉर्मेशन टेक्स्ट और कॉन्सेप्ट यूज करते हैं उनको प्रॉपर उनका नेम लिखते हैं, जिसको हम कहते हैं रेफरेंस. तो यहाँ पर बिब्लियोग्राफी में किसी रिसर्चर किसी लोगों का थैंक्स नहीं करते, दैट्स व्हाई यहाँ पर आपका ऑप्शन ए इनकरेक्ट हो जाएगा. देन ऑप्शन डी आपको गिवन है, इंडेक्स. इंडेक्स क्या होता है, जैसे आपने आपके बुक में भी देखा होगा, इंडेक्स होता है जहाँ पर आपको प्रॉपर जितने भी टॉपिक्स होते हैं वो प्रॉपर मेंशन किया जाता है विद पेज नंबर. सो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी भी इनकरेक्ट हो जाएगा बिकॉज इंडेक्स में भी रिसर्चर किसी को थैंक्स नहीं कहते हैं, दैट्स व्हाई ऑप्शन बी इज इनकरेक्ट. देन ऑप्शन सी, अपेंडिक्स. अपेंडिक्स क्या होता है, अपने रिसर्च रिपोर्ट में रिसर्चर अपेंडिक्स लिखते हैं जहाँ पर रिसर्चर कुछ अपने टॉपिक से रिलेटेड एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन लिखेंगे, जैसे इक्वेशंस हो गई, कुछ इक्वेशन रिएक्शंस हो गए, कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन लिखते हैं ताकि दूसरे रिसर्चर उस इंफॉर्मेशन का यूज कर आगे रिसर्च परफॉर्म करे. अगेन अपेंडिक्स में रिसर्चर किसी को थैंक्स नहीं करते, दैट्स व्हाई यहाँ पर आपका ऑप्शन सी भी इनकरेक्ट हो जाएगा. देन हियर ऑप्शन डी, एक्नॉलेजमेंट्स. यस, यहाँ पर आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा बिकॉज रिसर्चर अपने रिसर्च में जिन लोगों ने उनका
उनकी हेल्प की होंगी रिसर्चर, उन लोगों का नेम एक्नॉलेजमेंट में प्रॉपर मेंशन करते हैं. सो रिमेंबर स्टूडेंट्स, अगर रिसर्चर ऐसा नहीं करते अपने रिसर्च में, सो उनकी रिसर्च अनएथिकल हो जाएगी. So this is very important in research. So that's why यहाँ पर आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन, मीन मीडियन एंड मोड इस क्वेश्चन में फाइंड आउट करना है मीन मीडियन एंड मोड क्या होता है. सो मीन मीडियन एंड मोड दे आर मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी. अब हमें फाइंड आउट करना है कि सेंट्रल टेंडेंसी क्या होता है. ओके, सो सेंट्रल टेंडेंसी आपके डेटा के सेंट्रल या फिर टिपिकल वैल्यू को भी कहते हैं. ओके, अब जैसे कि इस डायग्राम में मीन मीडियन एंड मोड ये आपके डिस्ट्रीब्यूशन की सेंट्रल वैल्यू को बताता है. ओके, सो मीन मीडियन एंड मोड बेसिकली आपके डिस्ट्रीब्यूशन या फिर आपके डेटा की सेंट्रल वैल्यू को बताता है. सो यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी. नेक्स्ट क्वेश्चन, if more than two values are there for analyzing mean difference, then which test is to be used. इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि हम कौन सा स्टैटिस्टिकल टेस्ट यूज करेंगे जब हमें दो से ज्यादा ग्रुप्स के मीन को कंपेयर करना होता है. तो यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा एनोवा, बिकॉज एनोवा टेस्ट ऐसा टेस्ट होता है जिसमें हम मोर देन टू ग्रुप्स के मीन को कंपेयर करते हैं. ओके, जब भी हम दो से ज्यादा ग्रुप के मीन को कंपेयर करते हैं तब हम एनोवा टेस्ट का यूज करेंगे, और जब भी हम सिर्फ दो ग्रुप के मीन को कंपेयर करते हैं तब हम टी टेस्ट एंड जी टेस्ट का यूज करेंगे. ओके, सो स्टूडेंट्स, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. एग्जाम में इस टॉपिक से 2 to 4 क्वेश्चंस आते ही है. आप पेपर में आप इस टॉपिक से 2 से 4 क्वेश्चन आप देख ही लोगे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. मैंने अपने नोट्स में बहुत अच्छे से इस टॉपिक को एक्सप्लेन किया है, आप जरूर उसको देख लीजिएगा. फॉर दिस क्वेश्चन यहाँ पर आपको ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, एनोवा टेस्ट. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ इज रैंडम सैम्पलिंग हेल्पफुल. इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है रैंडम सैम्पलिंग कैसे हेल्प करती है हमें. ओके, सो रैंडम सैम्पलिंग ये एक प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग का टाइप होती है जिसमें हम रैंडमली पॉपुलेशन में से सैंपल्स को सेलेक्ट करते हैं. ओके, अब हम ऑप्शंस की तरफ चलते हैं. ऑप्शन ए आपको गिवन है रीजनेबली एक्यूरेट. सो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, बिकॉज हम रैंडम सैम्पलिंग में हम सैंपल्स को रैंडमली सेलेक्ट करते हैं, इसलिए आपको जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए आप सैंपल के थ्रू आपको मिल ही जाती है वो इंफॉर्मेशन. जो भी आपकी इंफॉर्मेशन होती है वो एक्यूरेट होती है. दैट्स वाई यहाँ पर आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा. देन ऑप्शन बी, एन इकोनॉमिकल मेथड ऑफ डेटा कलेक्शन. सो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी भी करेक्ट हो जाएगा, बिकॉज रैंडम सैम्पलिंग में आप पूरी होल पॉपुलेशन पर रिसर्च परफॉर्म नहीं करते, बल्कि उस पॉपुलेशन में से कुछ मेंबर्स को लेते हो जो कि आपका सैंपल बन जाते हो, और इसी सैंपल पर आप रिसर्च परफॉर्म करते हो. ओके, सो यहाँ पर क्या होता है रैंडम सैम्पलिंग में आपका जो मनी है ज्यादा स्पेंड नहीं होता है, इसलिए रैंडम सैम्पलिंग जो होती है वो इकोनॉमिकल मेथड होती है डेटा कलेक्ट करने के लिए. देन ऑप्शन सी आपको गिवन है फ्री फ्रॉम पर्सनल बायसेस. तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी भी करेक्ट हो जाएगा, बिकॉज रैंडम सैम्पलिंग में रिसर्चर रैंडमली सैंपल्स को पॉपुलेशन में से कलेक्ट करता है, ना कि रिसर्चर अपनी कन्वीनियंस, जजमेंट और ओपिनियन को आगे रखकर सैंपल्स को सेलेक्ट कर रहा है. दैट्स व्हाई जो रैंडम सैम्पलिंग है उसमें बायसनेस कम होती है रिसर्चर के. बायस मींस झुकाव. ओके, सो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी भी करेक्ट हो जाएगा. सो हियर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, ऑल दी अबव, बिकॉज ए, बी एंड सी तीनों भी ऑप्शंस आपके करेक्ट है. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन इज कॉल्ड नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग. इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि कौन से ऑप्शन में हमें नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड का टाइप गिवन है. अब यहाँ पर हम ऑप्शंस देखते हैं. ऑप्शन बी क्लस्टर सैम्पलिंग, ऑप्शन सी सिस्टमैटिक सैम्पलिंग एंड ऑप्शन डी स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग. सो ये तीनों भी सैम्पलिंग आपके प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड के टाइप होते हैं, जिसमें आप पॉपुलेशन में से सैंपल्स को रैंडमली सिलेक्ट करते हो. दैट्स व्हाई यहाँ पर आपका ऑप्शन बी, सी एंड डी इनकरेक्ट हो जाएगा, बिकॉज इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है विच वन इज कॉल्ड नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग. सो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, कोटा सैम्पलिंग. कोटा सैम्पलिंग आपकी नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग होता है, जिसमें आप रैंडमली पॉपुलेशन में से सैंपल्स को सेलेक्ट नहीं करते हो, बल्कि आप अपने कन्वीनियंस, अपने जजमेंट
और अपने ओपिनियंस के बेसिस पर पॉपुलेशन में से सैंपल्स को सेलेक्ट करते हो। अब कोटा सैम्पलिंग में आप किस तरीके से सैंपल्स को सेलेक्ट करते हो? तो आप क्या करते हो, पहले हेट्रोजीनियस पॉपुलेशन में से आप होमोजीनियस पॉपुलेशन बनाते हो। अब कैसे, इस डायग्राम के थ्रू हम देखेंगे। सो यहाँ पर आपको एक हेट्रोजीनियस पॉपुलेशन गिवन है, दिस इज हेट्रोजीनियस पॉपुलेशन। अब हेट्रोजीनियस पॉपुलेशन को आप क्या करते हो, कोटा सैम्पलिंग में होमोजीनियस ग्रुप्स में कन्वर्ट करते हो। अब जैसे आप यहाँ पर देख रहे हो, ये आपकी हेट्रोजीनियस पॉपुलेशन है जिसमें मेल और फीमेल दोनों भी है। अब रिसर्चर ने यहाँ पर क्या किया, रिसर्चर को स्टडी करना था मेल पर अबव 40, जिनकी एज 40 से ज्यादा है, वो मेल्स पर रिसर्चर को स्टडी करना था। तो रिसर्चर ने इस हेट्रोजीनियस पॉपुलेशंस को पहले होमोजीनियस ग्रुप में कन्वर्ट कर लिया और यहाँ पर रिसर्चर ने एक 40 इयर्स के मेल को ले लिया। अब रिसर्चर क्या करेंगे, इस होमोजेनियस ग्रुप से अपने कन्वीनियंस के हिसाब से, अपने जजमेंट के हिसाब से पॉपुलेशन में से सैंपल्स को सेलेक्ट करेंगे। अब कैसे, मान लीजिए यहाँ पर रिसर्चर को लग रहा है इस पर्सन से मुझे डेटा मिल सकता है, तो रिसर्चर इस पर्सन को लेंगे अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से, अपने जजमेंट के हिसाब से। तो नेक्स्ट रिसर्चर को लगता है मुझे इस पर्सन से डेटा मिल सकता है, मुझे इस पर्सन से इंफॉर्मेशन मिल सकती है, तो मैं इसको ले लूंगा। तो इस तरीके से कोटा सैम्पलिंग में रिसर्चर होमोजेनियस ग्रुप में से अपनी कन्वीनियंस और जजमेंट के हिसाब से पॉपुलेशन में से सैंपल्स को सेलेक्ट कर लेते हैं। सो ये हो जाता है आपका कोटा सैम्पलिंग। सो कोटा सैम्पलिंग आपकी नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड का एक टाइप होती है। दैट्स व्हाई यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, कोटा सैम्पलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोर्स ऑफ डेटा कलेक्टेड एंड कंपाइल्ड बाय अदर्स इज कॉल्ड। इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है ऐसा कौन सा डेटा कलेक्शन सोर्स होता है जिसमें हम किसी और रिसर्चर, किसी और ऑथर का इंफॉर्मेशन और यू कैन से कंटेंट यूज करते हैं अपनी रिसर्च में। सो रिमेंबर, डेटा कलेक्शन के भी दो टाइप होते हैं, एक होता है आपका प्राइमरी डेटा और सेकेंड होता है आपका सेकेंडरी डेटा। प्राइमरी डेटा में रिसर्चर खुद अपने डिफरेंट मेथड्स यूज करके खुद इंफॉर्मेशन डेवलप करते हैं बाय इंटरव्यूज के थ्रू, सर्वेस के थ्रू, क्वेश्चनर्स के थ्रू रिसर्चर खुद इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं, उसे हम कहते हैं प्राइमरी डेटा। अब सेकेंडरी डेटा क्या होता है, सेकेंडरी डेटा में रिसर्चर किसी और ऑथर्स का या फिर किसी और रिसर्चर की इंफॉर्मेशन अपने रिसर्च में यूज करते हैं। तो सेकेंडरी डेटा में रिसर्चर खुद इंफॉर्मेशन को फाइंड आउट नहीं करते, रिसर्चर यहाँ पर सेकेंडरी डेटा में किसी और लोगों का, किसी और ऑथर का, किसी और रिसर्चर की इंफॉर्मेशन कंटेंट अपने रिसर्च में यूज करते हैं, सो उसे हम कहते हैं सेकेंडरी डेटा। दैट्स व्हाई यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, सेकेंडरी डेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्लीट लिस्ट ऑफ ऑल सैम्पलिंग यूनिट्स इज कॉल्ड। इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि सैम्पलिंग की जो लिस्ट होती है उसे हम क्या कहते हैं। सो रिमेंबर, जब भी रिसर्चर रिसर्च परफॉर्म करते हैं, सो रिसर्चर एक पॉपुलेशन लेते हैं और उस पॉपुलेशन के सब पार्ट पर रिसर्च परफॉर्म करते हैं और जिसे हम कहते हैं सैंपल। ओके, सो सैंपल को सेलेक्ट करने के बाद सैम्पलिंग के भी कुछ स्टेप्स होते हैं। सो फर्स्ट स्टेप में आप ये डिसाइड कर लेते हो कि आपकी टारगेट पॉपुलेशन क्या होगी। अब टारगेट पॉपुलेशन होता क्या है कि आप जिन पॉपुलेशन पर रिसर्च परफॉर्म करोगे वो आपकी टारगेट पॉपुलेशन होगी। अब टारगेट पॉपुलेशन के बाद आपका नेक्स्ट स्टेप होता है सैम्पलिंग फ्रेम। अब सैम्पलिंग फ्रेम क्या होता है, अब जैसे आपकी जो टारगेट पॉपुलेशन है, सो आप ये डिसाइड करोगे कि किस किस किन किन लोगों से मुझे डेटा मिल सकता है। सो आप क्या करते हो, सैम्पलिंग फ्रेम में एक उन लोगों की एक लिस्ट बना लेते हो। सो इसी लिस्ट को आप कहते हो सैम्पलिंग फ्रेम। अब सैम्पलिंग फ्रेम के बाद आप टेक्निक्स यूज करते हो कि किस टेक्निक से आप और किस मेथड से आप सैंपल को सिलेक्ट करोगे, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग या फिर नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। आप सैंपल्स को रैंडमली सेलेक्ट करोगे या फिर अपने कन्वीनियंस और जजमेंट के हिसाब से सिलेक्ट करोगे, आप ये चूज करते हो एंड नेक्स्ट आप सैम्पलिंग परफॉर्म करते हो। सो इस स्टेप में आप सैम्पलिंग परफॉर्म करते हो। सो लिस्ट ऑफ पॉपुलेशन, लिस्ट ऑफ टारगेट पॉपुलेशन, आप टारगेट पॉपुलेशन में से उन लोगों के लिस्ट बनाते हो कि जिससे मुझे ऐसा लगता है मुझे इन लोगों से डेटा मिल सकता है, सो उसे हम कहते हैं सैम्पलिंग फ्रेम। दैट्स व्हाई यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, सैम्पलिंग फ्रेम।
देन यहाँ पर आपको ऑप्शन सी गिवन है पॉपुलेशन फ्रेम। पॉपुलेशन फ्रेम ऐसा कोई टर्म नहीं होता है रिसर्च में, दैट्स व्हाई यहाँ पर आपका ऑप्शन सी इनकरेक्ट हो जाएगा। देन ऑप्शन है सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। सिंपल रैंडम सैम्पलिंग ये आपकी प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड का टाइप होती है। सो यहाँ पर आप क्या करते हो, रैंडमली पॉपुलेशन में से सैंपल्स को सेलेक्ट करते हो। सो ये आपका एक लिस्ट नहीं होता है, बल्कि ये आपके एक मेथड होता है जिससे आप सैंपल्स को पॉपुलेशन में से सैंपल्स को सेलेक्ट करते हो। दैट्स व्हाई यहाँ पर आपका ऑप्शन ए इनकरेक्ट हो जाएगा। सो हियर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी सैम्पलिंग फ्रेम। नेक्स्ट, Which of the following shows a directional hypothesis? So students, इस क्वेश्चन में हमें ऑप्शंस गिवन है और इस ऑप्शन में हमें फाइंड आउट करना है कौन सा ऑप्शन रिलेटेड है विद द डायरेक्शनल हाइपोथेसिस। ओके, सो हियर जैसे कि हमने देखा था डायरेक्शनल हाइपोथेसिस। डायरेक्शनल हाइपोथेसिस इज अ टाइप ऑफ अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। सो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को हम H1 से डिनोट करते हैं, दैट्स व्हाई डायरेक्शनल हाइपोथेसिस को भी हम H1 से ही डिनोट करते हैं। सो हियर ऑप्शन बी इज इनकरेक्ट बिकॉज H यहाँ पर H0 और यू कैन से H0 ये हम नल हाइपोथेसिस के लिए यूज करते हैं, दैट्स व्हाई हियर ऑप्शन बी इज इनकरेक्ट। देन हियर ऑप्शन सी H1 इज एज इज नॉट इक्वल टू 15। सो यहाँ पर आपके पास दो वेरिएबल है एज एंड 15। ओके, सो यहाँ पर आपको गिवन है एज इज नॉट इक्वल टू 15 मीन्स एज 15 नहीं होगी बट कुछ ना कुछ एज होगी, मीन्स कुछ ना कुछ रिलेशन तो होगा, लेकिन हमको डायरेक्शन नहीं गिवन है। सो दैट्स व्हाई हियर दिस इज रिलेटेड विद नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस। ओके, यहाँ पर नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस हमें यह बताती है कि वेरिएबल्स के बीच में कुछ ना कुछ रिलेशन है, बट वो वेरिएबल्स कौन सी डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, कैसे चेंज हो रहे हैं वेरिएबल, ये नहीं शो करती। दैट्स व्हाई हियर ऑप्शन सी इज इनकरेक्ट। सो हियर ऑप्शन ए एज इज ग्रेटर देन 15। सो यस, हियर ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। जहां पर आप देख रहे हो एज ये ग्रेटर है देन 15 मीन्स एज ज्यादा है। ओके, एज यहाँ पर एज वेरिएबल एज क्या है, ज्यादा है, मीन्स कुछ ना कुछ डायरेक्शन बता रही है ये वेरिएबल्स के बीच में। सो यस स्टूडेंट, जब भी कोई दो वेरिएबल्स के बीच में रिलेशन और डायरेक्शन हो उसे हम कहते हैं डायरेक्शनल हाइपोथेसिस। ओके, सो हियर ऑप्शन ए इज द राइट आंसर और इट इज रिलेटेड विद द डायरेक्शनल हाइपोथेसिस। ओके, moving on to the next question. Hypothesis testing is the main concept of which type of research? इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि हाइपोथेसिस टेस्टिंग कौन से रिसर्च का मेन गोल होता है। सो हाइपोथेसिस टेस्टिंग एक्सपेरिमेंटल रिसर्च का मेन एम होता है और मेन गोल होता है। जैसे हमने देखा था एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में रिसर्चर इंडिपेंडेंट वेरिएबल का क्या इफेक्ट हो रहा है डिपेंडेंट वेरिएबल पर, ये फाइंड आउट करते हैं, और कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप फाइंड आउट करते हैं बिटवीन द वेरिएबल्स इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल। तो अब जैसे यहाँ पर रिसर्चर एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में हाइपोथेसिस ले डाउन कर और एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर उस हाइपोथेसिस को टेस्ट करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल रिसर्चर का यहाँ पर ये हाइपोथेसिस होगा कि इंक्रीजेस वाटर इंक्रीजिंग प्लांट ग्रोथ। अगर आप प्लांट को ज्यादा वाटर दे रहे हो तो हो सकता है कि आपका प्लांट ज्यादा ग्रो करे। ओके, सो यहाँ पर रिसर्चर ने अपनी हाइपोथेसिस ले डाउन करा और इसी हाइपोथेसिस को अपने रिसर्च में एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर इस हाइपोथेसिस को टेस्ट करेंगे रिसर्चर। सो यस, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में रिसर्चर हाइपोथेसिस ले डाउन करते हैं और एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म कर इस हाइपोथेसिस को टेस्ट करेंगे। देन यहाँ पर आपका ऑप्शन बी गिवन है हिस्टोरिकल रिसर्च। हिस्टोरिकल रिसर्च में हम पास्ट इवेंट्स के बारे में स्टडी करते हैं, जैसे वर्ल्ड हिस्ट्री, इंडियन हिस्ट्री। हिस्टोरिकल रिसर्च में रिसर्चर कोई हाइपोथेसिस ले डाउन नहीं करते और कोई हाइपोथेसिस को टेस्ट नहीं करते। दैट्स व्हाई यहाँ पर आपका ऑप्शन बी इनकरेक्ट हो जाएगा। देन ऑप्शन सी सर्वेज। सर्वे एक मेथड ऑफ डेटा कलेक्शन होता है, हम सर्वेस के थ्रू डेटा को कलेक्ट करते हैं। सर्वे में भी आप कोई हाइपोथेसिस को टेस्ट नहीं करते हो, दैट्स व्हाई यहाँ पर आपका ऑप्शन सी भी इनकरेक्ट हो जाएगा। सो हाइपोथेसिस टेस्टिंग इज द मेन कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, दैट्स व्हाई यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। A hypothesis is not always necessary in। इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि कौन से रिसर्च में हाइपोथेसिस की जरूरत नहीं होती है। सो अब हम ऑप्शन ए देखते हैं एक्सपेरिमेंटल रिसर्च,
एंड ऑप्शन बी इज कोरिलेशनल रिसर्च। सो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में जैसे हमने देखा था, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में हम हाइपोथेसिस को टेस्ट करते हैं। जैसे मान लीजिए एक रिसर्चर का एक स्टेटमेंट है कि हो सकता है कि अगर आप स्मोकिंग ज्यादा करो तो हो सकता है कि आपके ज्यादा चांस होंगे कि आपको लंग कैंसर हो। सो यहाँ पर आपका स्मोकिंग जो होता है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो जाएगा और लंग कैंसर आपको हो जाएगा डिपेंडेंट वेरिएबल। सो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में आप एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर ये देखोगे कि सच में स्मोकिंग करने से क्या लंग कैंसर हो रहा है या नहीं। सो आप एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में आप हाइपोथेसिस को टेस्ट करते हो। देन ऑप्शन बी आपको गिवन है कोरिलेशनल रिसर्च। यस, कोरिलेशनल रिसर्च में भी आप वेरिएबल्स के बीच में रिलेशन फाइंड आउट करते हो, बट कोरिलेशनल रिसर्च में आप इंडिपेंडेंट वेरिएबल को मैनिपुलेट नहीं करते हो, बस आप एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल को मैनिपुलेट करते हो। लेकिन कोरिलेशनल रिसर्च में भी हम वेरिएबल्स के बीच का रिलेशन देखते हैं और हाइपोथेसिस को कोरिलेशनल रिसर्च में भी टेस्ट किया जाता है। दैट्स व्हाई यहाँ पर आपका ऑप्शन ए और बी इनकरेक्ट हो जाएगा, बिकॉज ऑप्शन ए एंड बी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च एंड कोरिलेशनल रिसर्च में आपको हाइपोथेसिस की जरूरत होती है। आप एक्सपेरिमेंटल एंड कोरिलेशनल रिसर्च में आप हाइपोथेसिस को टेस्ट करते हो। देन यहाँ पर आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, हिस्टोरिकल रिसर्च। हिस्टोरिकल रिसर्च में आपको कोई हाइपोथेसिस को टेस्ट नहीं करना होता है, बिकॉज हिस्टोरिकल रिसर्च में ऑलरेडी डेटा होता है, मीन्स पास्ट इवेंट्स के बारे में आप स्टडी करते हैं। कोई हिस्ट्री होती है, पास्ट हिस्ट्रीज पर बेस्ड हम रिसर्च परफॉर्म करते हैं। सो हिस्टोरिकल रिसर्च में हमें हाइपोथेसिस को हम टेस्ट नहीं करते हैं और ना ही हिस्टोरिकल रिसर्च में हमें हाइपोथेसिस को टेस्ट करने की जरूरत होती है। दैट्स व्हाई यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, हिस्टोरिकल रिसर्च। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एग्जांपल्स ऑफ हाइपोथेसिस। सो इस क्वेश्चन में हमें हाइपोथेसिस के कुछ एग्जांपल्स गिवन है और हमें फाइंड आउट करना है कि ये एग्जांपल हाइपोथेसिस का एग्जांपल है या नहीं। तो जैसा कि हमने प्रीवियस क्वेश्चन में हाइपोथेसिस होता क्या है ये देख लिया था, अब हम हाइपोथेसिस के एग्जांपल देखते हैं। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन ए गिवन है, इफ आई ऐड फर्टिलाइजर टू माय गार्डन देन माय प्लांट्स विल ग्रो फास्टर। सो यहाँ पे रिमेंबर स्टूडेंट्स, जब भी आप देखते हो कि कोई सेंटेंस और कोई स्टेटमेंट इफ से स्टार्ट हो रहा है, इफ मीन्स अगर मैं अपने गार्डन में फर्टिलाइजर ऐड करूंगी हो सकता है कि मेरे जो प्लांट्स है प्लांट्स फास्ट ग्रो करे। ओके, सो ये एक हाइपोथेसिस हो गया है, अगर मैं ऐसा करूं तो ऐसा हो सकता है। तो ये एक हाइपोथेसिस हो गई, ये रिसर्चर की एक अजम्पशन है और ये रिसर्चर का कुछ गेसेस है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, दिस इज द एग्जांपल ऑफ हाइपोथेसिस। देन ऑप्शन बी आपको गिवन है, इफ आई ब्रश माय टीथ एवरी डे देन आई विल नॉट डेवलप कैविटीज। मीन्स अगर, इफ मीन्स फिर से इफ आ रहा है, मीन्स अगर मैं डेली अपने टीथ को ब्रश करती हूँ तो कैविटीज नहीं डेवलप होगी। सो ये रिसर्चर के अगेन एक अजम्पशन है, गेसेस है, एक टेंटेटिव स्टेटमेंट है, एक टेम्पररी स्टेटमेंट है जिसको हम कहते हैं हाइपोथेसिस। तो यहाँ पर ऑप्शन बी में भी आपको हाइपोथेसिस का एग्जाम्पल गिवन है। देन ऑप्शन सी, इफ आई टेक माई विटामिन्स एवरी डे देन आई विल नॉट फील टायर्ड। सो यहाँ पर अगेन आपको ऑप्शन सी में भी जो स्टेटमेंट आपको गिवन है ये भी इफ से ही स्टार्ट हो रहा है, मीन्स अगर मैं विटामिन लेती हूँ एवरी डे देन मैं टायर्ड फील नहीं करूंगी। ओके, सो अगर से स्टेटमेंट आपका स्टार्ट हो रहा है मीन्स ये एक हाइपोथेसिस है। यहाँ पर आपका ऑप्शन सी भी करेक्ट हो जाएगा, ये भी हाइपोथेसिस का एग्जाम्पल है। दैट्स व्हाई यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑल दी अबव, बिकॉज all these are the example of hypothesis. Okay, next question, which of the following is negatively skewed। इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि जब हमारा डिस्ट्रीब्यूशन नेगेटिव स्क्यूड होगा तो उस केस में मीन, मीडियन एंड मोड के बीच में क्या रिलेशन होगा। तो इस डायग्राम के थ्रू हम समझते हैं कि नेगेटिव स्क्यू क्या होता है। तो पहले हम देखेंगे सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन। जब आपका डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिक होगा मीन्स आपके जो लेफ्ट साइड और राइट साइड में जो इमेज होगी आपकी मिरर इमेज दिखेंगे आपको। अगर आप आपके डिस्ट्रीब्यूशन को बीच से कट कर रहे हो दैट मीन्स आपका लेफ्ट और राइट साइड इक्वल होगा, इसे हम कहते हैं सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन। और इस केस में आपके मीन, मीडियन एंड मोड ये तीनों भी एक दूसरे के इक्वल होंगे। देन पॉजिटिव स्क्यू क्या होता है, पॉजिटिव स्क्यू में आपका जो डिस्ट्रीब्यूशन है ये लेफ्ट साइड में
टिल्टेड होता है। जैसे आप देख रहे हो इस डायग्राम में आपका जो डिस्ट्रीब्यूशन ये लेफ्ट साइड की तरफ ज्यादातर झुका हुआ है। सो इस केस में आपका सबसे छोटी वैल्यू होती है मोड, देन मीडियन एंड लास्ट इज मीन की सबसे हाईएस्ट वैल्यू होती है इस केस में। देन नेगेटिव स्क्यू क्या होता है? नेगेटिव स्क्यू में आपका जो डिस्ट्रीब्यूशन है ये राइट साइड की तरफ टिल्टेड होता है, मीन्स राइट साइड की तरफ झुका हुआ होता है। तो इस केस में आपकी सबसे छोटी जो वैल्यू होती है वो होती है मीन, फिर से ज्यादा मीडियन और सबसे हाईएस्ट होगी आपकी मोड। सो नेगेटिव स्क्यूड में आपकी मीन सबसे छोटा होता है, देन मीडियन एंड लास्ट इज मोड। सो ये कंडीशन होगी आपके नेगेटिव स्क्यूड में। दैट्स व्हाई हियर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, मीन मीडियन एंड लास्ट आएगा आपका मोड। नेक्स्ट क्वेश्चन, DOI stands for, इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि DOI का फुल फॉर्म क्या होता है। सो पहले तो हम जानते हैं कि DOI होता क्या है। सो जब भी रिसर्च अपने रिसर्च को ऑनलाइन पब्लिश करता है तो उसको एक नंबर मिलता है, उसको हम कहते हैं डिजिटल ऑब्जेक्ट आइडेंटिफायर। सो अगर किसी को भी आपका या फिर रिसर्चर का आर्टिकल फाइंड करना है तो वो DOI नंबर के थ्रू आपके आर्टिकल को फाइंड करते हैं। तो यहाँ पर DOI का फुल फॉर्म होता है डिजिटल ऑब्जेक्ट आइडेंटिफायर। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, डिजिटल ऑब्जेक्ट आइडेंटिफायर। हियर द राइट आंसर इज ऑप्शन डी। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू टुमारो।